प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज थोड़ा सा लीक से हटकर आज आप जो सुनेंगे वह ऑफ द रिकॉर्ड के लेखक वरिष्ठ पत्रकार यशवीर कादियान जी की कलम का कमाल है। शब्द उनके हैं और जुबान हमारी। किस्सा वीआईपी नंबरों का है। आज हम आपको बताएंगे कि अपनी कार या बाइक के लिए वीआईपी नंबर लेने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, कैसे एक ही मंत्री ने 3-3 सिफारिशें की और कैसे सिफारिश से चलती हुई ये योजना नीलामी तक पहुंची। हम आपको बताएंगे कि कैसे एक मोटरसाइकिल वाले को एक नंबर दे दिया गया। कुल मिलाकर वाहनों के वीआईपी नंबर से जुड़ी यह कहानी आपको गुदगुदाएगी, समझाएगी और सरकार का खजाना भरने की कहानी भी बताएगी। साथ ही वीआईपी कल्चर के चक्कर में किस तरह वाहनों का नंबर लेना स्टेटस सिंबल बन गया है, इस पर भी रोचकता के साथ प्रकाश डालेगी। वर्तमान में यह कहानी इसलिए अधिक सुनने योग्य है क्योंकि HR 88B 8888 नंबर के लिए लगाई गई 1,17,00,000 की बोली रद्द होने के बाद कैबिनेट मंत्री अनिल विज के तेवर आप सब देख ही चुके हैं। इसकी भी आगे चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले यह बताएंगे कि कब से वीआईपी नंबरों को महंगी कीमत पर नीलामी के जरिए बेचने का चलन हुआ और अब किस तरह सरकार के खजाने में हर साल 100 करोड़ रुपए आ रहे हैं। कादियान ने वीआईपी कल्चर पर जिस अंदाज में चोट की है उसे सुनकर हम रुक नहीं पाए और मिला दिया कादियान साहब को फोन। उनसे उनके शब्दों के उपयोग की अनुमति मांगी और सीधे पहुंचे हैं आपके बीच। कादियान साहब ने क्या गजब की बात कही है। खतरे के भी निशान से आगे निकल गया, दरिया मेरे गुमान से आगे निकल गया, जुगनू को इस फकीर की ऐसी दुआ लगी, सूरज के खानदान से आगे निकल गया। क्या बात कही है दोस्तों। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मृत्यु राजा और रंग का भेद खत्म कर देती है, लेकिन हमारी सोच में ऐसा नहीं हो पाया है। हम में से बहुत से लोग वीआईपी सिंड्रोम की बीमार मानसिकता के साथ जी रहे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शमशान घाट में भी वीआईपी होते हैं, शमशान गृह में भी वीआईपी होते हैं। शायद ऐसा माना जाता है कि इनमें अगर किसी मृतक का अंतिम संस्कार किया जाए तो उनको वीआईपी होने की अनुभूति होती होगी। क्या गजब का कटाक्ष है। उदाहरण के लिए नई दिल्ली के निगम बोध शमशान गृह पर कुछ प्लेटफार्म ऐसे हैं जिनको वीआईपी माना जाता है। ऐसा बाकायदा वहाँ लिखा भी जाता है। कांग्रेस के एक सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री के पिता का कई वर्ष पहले निधन हो गया था, तब का एक किस्सा है। उनका अंतिम संस्कार निगम बोध शमशान गृह पर किया गया। वहां जब अंतिम संस्कार के लिए वो गए तो पता चला कि वीआईपी प्लेटफार्म पर किसी अन्य मृतक का संस्कार हो रहा है। उसके बाद काफी देर तक इंतजार किया गया ताकि उन केंद्रीय मंत्री के पिता का भी उसी वीआईपी प्लेटफार्म पर अंतिम संस्कार किया जा सके। हो सकता है वहां पर अंतिम संस्कार होने से सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती हो, जीवन मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाता हो। गजब कटाक्ष है। जो तथाकथित बड़े लोग हैं उनमें से कुछ तो वीआईपी होने की इस बीमार मानसिकता से ग्रस्त हैं ही, लेकिन जो किसी वजह से वीआईपी नहीं बन पाए वो खुद वीआईपी होने का ऐलान करने के लिए कई जरिए तलाशते फिरते हैं। एक ऐसा ही जरिया जो उनको तथाकथित वीआईपी होने का एहसास दिलाता है वो है अपने वाहनों के लिए छोटे नंबर लेना, या यूं कहे कि वीआईपी नंबर लेना। इसी श्रेणी में पाए जाते हैं 1 से 10 नंबर हथियाने के लिए खासी मारामारी और तिकड़मबाजी करने वाले लोग। इन नंबरों के लिए तिकड़मबाजी लगी रहती है। अभी हरियाणा में एक ऐसा किस्सा आपने सुना ही होगा। एक शख्स ने वाहन का एक खास नंबर लेने के लिए 1,17,00,000 की बोली लगा दी थी। हालांकि बाद में वह पैसा जमा नहीं करवा पाया तो परिवहन मंत्री अनिल विज ने इस मामले को आयकर विभाग को भेज दिया और अब उस शख्स की संपत्ति की जांच करवाई जा रही है। दोस्तों, हरियाणा में इस तरह की वीआईपी वाहनों की नंबर की बोली का पहले रिवाज नहीं था। यह सिलसिला क्यों और कैसे शुरू होकर आज इस मुकाम तक पहुंच पाया है, आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और पूरे विस्तार से हम आपको बताएंगे। भूपेंद्र हुड्डा जब मार्च 2005 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो उनके सीएम ऑफिस का महत्वपूर्ण हिस्सा होते थे एक सज्जन जो कि अपना नाम MS चोपड़ा बताते, लिखवाते, सुनाते और कहलवाते थे। ये सज्जन नाम से कुछ थे और काम से कुछ थे। इस कारण से कई लोग गलतफहमी का शिकार हो जाया करते थे। महेंद्र सिंह चोपड़ा उर्फ MS चोपड़ा जींद जिले के नरवाना उपमंडल के गांव धर्मगढ़ बद्दोवाल के रहने वाले हैं। उन्होंने चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में MA की पढ़ाई की थी। उस जमाने में उनके साथ वे आसपास युद्धवीर मलिक, CR राणा, विमल चंद्रा, धर्मपाल नग्गल व हरपाल मलिक साथ पढ़ते थे। ये सभी लोग बाद में IAS बने।
युद्धवीर मलिक तो 1983 बैच के हरियाणा कैडर के डायरेक्ट आईएएस आए, जबकि अन्य वाया बठिंडा या यूं कहें कि एचसीएस से होते हुए आईएएस में पदोन्नत होकर पहुंचे। पढ़ाई में होशियार रहे। चोपड़ा ने 3 दफा एचसीएस की परीक्षा पास की। एक दफा तो वो एचसीएस की लिखित परीक्षा में तीसरे रैंक पर भी पहुंचे। तब का किस्सा है, इंटरव्यू 200 नंबर का होता था और उनको 50-60 नंबर देकर ही इंटरव्यू से टरका दिया जाता था। हालांकि कई ऐसे योद्धा भी थे जो इंटरव्यू में 150 से 160 नंबर हथियाकर एचसीएस बन बैठते थे। आप समझ सकते हो कितना तीखा कटाक्ष है और कितना कड़वा सच है। हालांकि इनमें से कई एचसीएस की लिखित परीक्षा कम नंबर से ही उत्तीर्ण करते थे। एमएस चोपड़ा तो अपनी किस्मत में कुछ और ही लिखवा कर आए थे। हरियाणा पर राज करना लिखवाए हुए थे। वर्ष 1982 में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी और वे भारत सरकार के केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय में असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की नौकरी पाने में सफल रहे। वर्ष 1984 के लोकसभा चुनाव में वीरेंद्र सिंह हिसार से लोकसभा सांसद चुने गए। वीरेंद्र सिंह की चोपड़ा के परिवार वालों से पुरानी जान पहचान थी। हालांकि वीरेंद्र सिंह के सांसद बनने तक चोपड़ा उनसे नहीं मिले थे। बाद में वीरेंद्र सिंह ने पुरानी पहचान का हवाला देकर कुछ समय के लिए चोपड़ा को अपने संसदीय क्षेत्र के कामकाजों में उपयोग में लिया, अनधिकृत रूप से उनका सहयोग लिया। जब वर्ष 1991 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहली बार रोहतक के सांसद बने तो वीरेंद्र सिंह के आग्रह पर ही चोपड़ा ने उनको भी अनाधिकारिक तौर पर सांसद के कामकाज में सहयोग करना शुरू किया। इस तरह चोपड़ा और हुड्डा के रिश्ते का आगाज हुआ, इस मोहब्बत का आगाज हुआ। फिर यह रिश्ता इतना प्रगाढ़ हुआ कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली तो वो अपने सीएम ऑफिस में चोपड़ा को भी साथ लेकर आ गए। शुरुआत में चोपड़ा केंद्र सरकार से हरियाणा में डेपुटेशन पर आए। उनको मुख्यमंत्री का ओएसडी बनाया गया। बाद में वह प्रिंसिपल ओएसडी के पद से रिटायर हुए। चोपड़ा मुख्यमंत्री हुड्डा के विश्वस्त लोगों में थे। बतौर ओएसडी उनको जो काम दिया गया उनमें से एक काम था लोगों को वीआईपी बनाने का, या यूं कहें कि उनको वीआईपी होने का एहसास दिलाने का। वीआईपी होने की इस फीलिंग दिलवाने में जो तत्व मदद करते थे उनमें एक काम था वाहनों के वीआईपी नंबर अलॉट करने का। चोपड़ा ने देखा कि बहुत से मंत्री, एमएलए और वर्कर उनके पास वीआईपी नंबर लेने के लिए बहुतायत में उमड़ते हैं। तब उनके पास 1 से 20 नंबर देने का काम था। यह नंबर उनके हस्ताक्षर से एसटीसी कार्यालय से अलॉट होते थे। थोड़े दिन तो चोपड़ा ने लोगों को वीआईपी बनाया, लेकिन फिर वो इस सारे सिस्टम से तंग आ गए। उन्होंने एक दफ़ा तो यहाँ तक किया कि एक मोटरसाइकिल के मालिक को भी 1 नंबर देकर उसको वीआईपी होने की फीलिंग करा दी, उसे वीआईपी होने की फीत लगा डाली। कुछ सप्ताह बाद चोपड़ा ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अनुरोध किया कि इस वीआईपी सिस्टम को, इस वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि इन वीआईपी नंबरों को अलॉट करने के लिए फीस निर्धारित कर दी जाए। फीस लगाने से दोहरा फायदा होगा। इस कार्यक्रम से होने वाली आय को परिवहन विभाग के कर्मचारियों के कल्याण पर खर्च कर दिया जाएगा। नए नए मुख्यमंत्री बने हुड्डा उस जमाने में इस तरह के जो सुझाव आते थे उनको हाथों हाथ लपकते थे और उन्हें लागू करने के लिए वह तत्पर रहते थे। उन्होंने चोपड़ा के सुझाव को झट से स्वीकार कर लिया। हालांकि इस नई व्यवस्था का कई मंत्रियों और विधायकों ने दबकर विरोध किया। उनका मानना था कि वो वीआईपी नंबर देने के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को उपकृत करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी थे जो वीआईपी नंबर अलॉट करवाने के एवज में 5 से 10 हज़ार रुपये का सुविधा शुल्क वसूल कर अपनी दाल रोटी का जुगाड़ कर लिया करते थे। वीआईपी नंबर पाने के लिए इस कदर मारामारी और जद्दोजहद होती थी कि वाहनों के नंबर के लिए पुरानी सीरीज खत्म हुए बिना ही एडवांस में 1-2 सीरीज खोलकर इनमें से वीआईपी नंबर की अलॉटमेंट हो जाती थी। कुछ कांग्रेसी वर्करों को जब यह भनक लगी कि सरकार वीआईपी नंबर देने का सिस्टम बंद करने जा रही है तो वह मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चोपड़ा के पास पहुंचे और अपना विरोध दर्ज करवाया। कईयों ने कहा कि यही छोटे वीआईपी नंबर ही तो हैं जो उनकी पहचान बनाते हैं, ये स्टेटस सिंबल का प्रतीक है। कुछ यहाँ तक कहने लगे कि छोटा नंबर हो तो पुलिस वाले परेशान नहीं करते, ये सोचकर गाड़ी की जांच पड़ताल करने का जोखिम नहीं उठाते, क्या पता गाड़ी के अंदर कौन वीआईपी बैठा हो और उनको लेने के देने पड़ जाए। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तमाम दबावों को दरकिनार करके वीआईपी नंबर की बंदरबाट खत्म की और ये अच्छा फैसला लिया और इसके बाद पहले आओ पहले पाओ का सिस्टम शुरू हुआ। शुरुआत में इन वीआईपी नंबरों के लिए मामूली सी फीस थी, नॉमिनल सी फीस तय की गई थी। फिर यह होने लगा कि किसी खास नंबर के लिए 1 से ज़्यादा चाहने वाले आने लगे। वो सरकार में ऊपर से फ़ोन करवाने लगे तो तत्कालीन परिवहन मंत्री रणदीप सुरजेवाला ने वीआईपी नंबर के लिए
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानी पहले आओ पहले पाओ की व्यवस्था लागू कर दी और एक नंबर के लिए 5 लाख रुपए की फीस तय कर दी। इस वीआईपी नंबर देने की नीति में हुड्डा सरकार में दूसरा बड़ा बदलाव 27 नवंबर 2008 को आई अधिसूचना में किया गया, जब एक नंबर पाने के लिए 5 लाख रुपए का शुल्क तय कर दिया गया और 7 और 9 नंबर के लिए 1.5 लाख रुपया तय किया गया। इसी तरह 2 से 6 और 8 नंबर के लिए 75,000 रुपये निर्धारित किए गए और 10, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 और 786 आदि नंबरों के लिए 50,000 रुपये की फीस तय कर दी गई। इसी तरह से 111, 222 व 333 आदि सीरीज के नंबर्स के लिए 25,000 रुपये तय कर दिए गए। तत्कालीन एसटीसी एम राजशेखर ने यह व्यवस्था बनाने में खासी दिलचस्पी ली। बाद में हुड्डा सरकार बदल गई और मनोहर लाल मुख्यमंत्री बन गए। तब भी यह सिलसिला चलता रहा। इस बीच एक रोचक घटनाक्रम हुआ यूं कि तत्कालीन परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के स्टाफ से एसटीसी कार्यालय को फोन आया कि फला व्यक्ति को वाहन के लिए एक नंबर दे दिया जाए। उसके बाद 2 और लोग परिवहन मंत्री की सिफारिश के साथ आ गए और एक नंबर लेने के चाहवान थे। तब एसटीसी थे आईएएस अमिताभ ढिल्लो और परिवहन विभाग के प्रशासकीय सचिव थे आईपीएस शत्रुजीत कपूर। तत्कालीन एसटीसी के पीए चरणजीत उत्पल ये सारा माजरा ढिल्लो के संज्ञान में लेकर आए। उन्होंने कहा कि नंबर 1 है और मंत्री जी के यहाँ से 3 लोगों की सिफारिश आई हुई है। ढिल्लो ने फाइल मंगवाई और वीआईपी नंबर अलॉटमेंट का काम नीलामी से करवाने की सरकार को सिफारिश की। तत्कालीन प्रशासकीय सचिव कपूर ने झट से इस पर अपनी सहमति जताई और इस व्यवस्था में बदलाव हो गया और इसके साथ ही नीलामी व्यवस्था शुरू हो गई और ये व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो गया। पहली नीलामी में 5 से 10 गुना तक उछाल आया। जैसे ही नीलामी शुरू हुई वीआईपी नंबर तयशुदा रिजर्व प्राइस से 5 से 10 गुना कीमत पर बिकने लगे। जिस एक नंबर के लिए पहले 5 लाख रुपए लगते थे वही नंबर 25 से 30 लाख रुपए में बिकने लगा। पहले मैनुअल नीलामी होती थी। वर्ष 2022-23 में इस काम से सरकार को 40,40,20,230 रुपए की आमदनी हुई। अगले वित्तीय वर्ष में 34,78,14,000 रुपए नीलामी से आए। जुलाई 2024 में इस व्यवस्था में बदलाव हुआ और ये मैनुअल की बजाय ई ऑक्शन होने लगी, यानी ई नीलामी शुरू हुई। ई नीलामी शुरू होते ही पहले ही महीने में 44,93,500 रुपए की आमदनी हुई। अगस्त 2024 की ई ऑक्शन में पहले की तुलना में करीब 10 गुना ज़्यादा उछाल आया। सरकारी खजाने में तब ई ऑक्शन से 5,42,90,500 रुपये आए। उसके बाद तो ई ऑक्शन से होने वाली आमदनी में इतना इजाफा हुआ कि महज 10 महीनों में यानी जुलाई 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक वीआईपी नंबर की ई ऑक्शन से 1,16,48,03,000 रुपये सरकारी राजस्व प्राप्त हुआ। इस काम से सरकार की कमाई से निरंतर इजाफा होता जा रहा है। एक समय छोटी सी पहल के तौर पर शुरू किया गया काम अब विराट रूप ले चुका है। जिस काम को कभी चौधर चमकाने के चक्कर में, अपने लोगों को शो कार्ड ओबलाइज करने के चक्कर में फ्री फंड में किया जा रहा था, वो बूंद से यूं समुद्र बन जाएगा किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा। इस तरह की कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप सोचिए इन 100 करोड़ रुपए से कितने सरकारी स्कूल बन सकते हैं, कितने औषधालय बन सकते हैं, कितनी सड़कों की मरम्मत हो सकती है, कितने विकास कार्य हो सकते हैं, कितनों की जिंदगी में गुणात्मक बदलाव आ सकता है। इस काम की एक विशेषता यह भी है कि ये ऐसी व्यवस्था है जिस पर कोई सरकार पर तोहमत भी नहीं लगा सकता, उंगली नहीं उठा सकता, यह भी नहीं कह सकता कि उनकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। जिस किसी को खुद को 100 कार्ड वीआईपी दिखाने की अपनी खाज मेटनी हो, वो आगे आए, दाम चुकाए, पैसे चुकाए, दम दिखाए और मनमाफिक नंबर लेकर चला जाए। ना कहीं सिफारिश ढूंढनी, ना कहीं मेरिट का झंझट, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। इस हालात पर कहा जा सकता है, मैं कबूतरों को उड़ाता हूँ और देखता हूँ, फिजा का हुस्न बढ़ाता हूँ और देखता हूँ। ये आंखें मुफ्त में कुछ भी नहीं दिखाती मुझे, मैं इसको ख्वाब दिखाता हूँ और देखता हूँ। सुनाई देता है किसको और किसको कौन सुनता है, गली में शोर मचाता हूँ और देखता हूँ। दोस्तों, साहित्यिक व शायराना अंदाज में कटाक्ष के साथ कही गई ये बातें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।